नमस्कार, मैं हूं अनीता और आदिवासी डेली में आज आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में जादू टोना के शक में एक आदिवासी दंपत्ति की हत्या। त्रिपुरा में पानी की मांग को लेकर लोगों ने किया चक्का जाम। असम और ओडिशा में धर्मांतरण के खिलाफ रैली और क्यों प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप लेने वाली छात्रों की घट रही है संख्या। एमबीबी पोल में आज पहाड़िया जनजाति की एसटी दर्जे की मांग पर चर्चा और अस्मिता और अधिकार में आज देखिए त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में जादू टोना के शक में आदिवासी दंपत्ति की हत्या, मुखिया गिरफ्तार। असम में धर्मांतरण के खिलाफ रैली में हजारों लोग शामिल, फिर डीलिस्टिंग का मामला उछाला गया। त्रिपुरा में पीने योग्य पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी, किया नेशनल हाईवे का चक्का जाम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में घट रही आदिवासी छात्रों की संख्या, पूरा नहीं हो पाया योजना का उद्देश्य। एमबीबी पोल में पहाड़िया जनजाति की एसटी सूची में शामिल होने की मांग पर चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है पश्चिम बंगाल से। आदिवासी भारत से एक बार फिर जादू टोना के नाम पर हत्या की खबर आई है। इस बार खबर पश्चिम बंगाल से है। राज्य के बीरभूम जिले में जादू टोना करने के संदेह में स्थानीय लोगों ने एक आदिवासी दंपत्ति की पीट कर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक ये घटना बीरभूम जिले के सैंथिया थाना क्षेत्र के अहमदपुर इलाके की है। मृतकों की पहचान पांडु हेम्ब्रम और उनकी पत्नी पार्वती हेम्ब्रम है। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार देर रात को हुई थी, जिसके बाद रविवार सुबह दोनों की मौत हो गई। इस सिलसिले में गांव के प्रधान रूबाई बेसरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वो काफी समय से स्थानीय लोगों को मृतक दंपत्ति के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे। आखिर आदिवासी भारत का इन हत्याओं से पीछा क्यों नहीं छूटता है? इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ ज्यादा क्यों होते हैं? हमारी साथी चित्ता सान्याल की ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दो बुजुर्ग आदिवासी पति पत्नी की हत्या जादू टोना करने के शक में कर दी गई। ये मामला ना तो नया है और ना ही ये मामला आखिरी हो सकता है, क्योंकि देश के आदिवासी इलाकों में इस तरह के अपराधों को रोकने की कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है। ताज़ा मामले में पति पत्नी दोनों की हत्या की गई है, लेकिन अक्सर डायन या जादू टोने के नाम पर महिलाओं को अक्सर निशाना बनाया जाता है। हो सकता है पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाएं कमज़ोर हैं, इसीलिए महिलाओं पर सारा दोष महिलाओं पर पड़ता है। हम कह नहीं सकते हैं, हो लग सकता है कि पुरुष में भी हम दोष लगा सकते हैं। आज हम सशक्त हैं, लेकिन गांव में तो उतने सशक्त महिलाएं नहीं है, इसीलिए जिसको पुरुष को उन लोग को दोष लगाने में तो कमज़ोर पड़ती है। तो सारे पुरुष वर्ग जो मजबूत है, चलो महिलाओं पर है लगा दें दोष। डायन के नाम पर हत्याएं आदिवासी भारत में कितना बड़ा मसला है, ये आंकड़ों से पता चलता है। हालांकि ये आंकड़े अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल या झारखंड नहीं, बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में डायन के नाम पर औरतों की हत्या के मामले रिपोर्ट होते रहे हैं। लेकिन झारखंड और उड़ीसा इस मामले में सबसे अधिक बदनाम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार विच हंटिंग रूप में हत्याओं की सबसे ज्यादा संख्या झारखंड में होती है। 1999 से 2013 के बीच देश भर में लगभग 2300 हत्याएं डायन बताकर की गईं। आदिवासी भारत में डायन के नाम पर हत्या या फिर उसको मैला पिलाना, उसको नंगा कर गांव में घुमाने जैसी घटनाएं होती हैं। ये कमज़ोर है, इसीलिए औरत लोग बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मार देता है। तो उसको मारना आसान होता है। हाँ, और मरना आसान होता है, इसीलिए मार दिया जाता है। देखिए मैडम, जहाँ कहीं भी औरत को ही अब माना दे रहा है कि हाँ औरत मार दिया, जेंट्स को तो कहीं नहीं दे रहा है, मार दिया। इसीलिए ये लोग कमज़ोर है, इसीलिए मरने में आसान लग रहा है, इसीलिए मार देता है। अंधविश्वास में क्या होता है, आदमी जाते हैं जागर के पास तेरबत दिखाते हैं, फिर भी छानबीन करते हैं
कि वास्तव में क्या है। मतलब डॉक्टर के पास हाँ, डॉक्टर के पास जाए, चाहे अगर उपाय बताते ये करने से, ये बकरा बलि देने से या मुर्गी बलि देने से आपका ठीक हो जाएगा, ऐसे भी अंधविश्वास करते हैं। डायन प्रथा या जादू टोना के नाम पर हत्याओं की कई कारण हो सकते हैं। मसलन कई बार ये हत्याएं पुरानी रंजिश या जमीन हड़पने की नीयत से भी की जाती है। इसके अलावा अंधविश्वास, अशिक्षा और गरीबी कई कारण हैं जिन्हें इस प्रथा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मैं भी भारत की टीम ने इस मामले पर रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि अक्सर इस तरह के मामलों में औरतों की ही हत्या होती हैं, इसलिए समाज इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है जितनी गंभीरता की ज़रूरत है। समाज का ये कमज़ोर बिंदु है जो कि समय के साथ इसको बदलने की ज़रूरत है। और अब तो पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी आदिवासी समाज में आ रहे हैं। तो और जो संविधान है, संविधान ऐसा भी हो सकता है कि जो लिख दिया पूर्वजों ने वही संविधान को मानते हैं। जो गलत है, गलत परंपरा को ढो रहे हैं, हम उस गलत परंपरा को भी तोड़ने में सक्षम है। जो हमारे लिए कानून काम नहीं करता है, उससे हम बाधित होते हैं, उस कानून से हम उसका बहिष्कार करेंगे और नए सिरे से उस कानून को ड्राफ्टिंग करने की जरूरत है। डायन बताकर या फिर जादू टोना का आरोप लगाकर औरतों की हत्या के गंभीर आरोप पर आदिवासी नेता कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से उनके समाज के प्रमुख लोग उनसे नाराज हो सकते हैं। इस स्थिति में पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो डायन या जादू टोने के नाम पर होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए कुछ खास करेगी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं मैं भी भारत की पॉलिटिकल एडिटर चित्ता सान्याल। चित्ता, आज हमने पश्चिम बंगाल से एक खबर देखी कि जादू टोने के शक में एक आदिवासी दंपत्ति की हत्या कर दी गई, लिंचिंग का मामला। और ये कोई पहली घटना नहीं है, पूरे देश से इस तरह की अलग अलग घटनाएं हमारे सामने आती रही हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती है। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की उदासीनता साफ दिखती है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो अनीता ये है कि ये जो घटनाएं घटती हैं ये आदिवासी इलाकों में घटती हैं, जो कि शहरों से काफी दूर बसे हुए हैं, जंगल है। तो खबर अगर होती भी है तो कई दिनों बाद ये पहुंचती है शहरों में, या टीवी पे या जो न्यूज़पेपर उसमें छपती हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब हम लोग इस इलाकों में जाते हैं, ऐसी घटनाएं हम जांच करके देखते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है कि ज़्यादातर घटनाओं में महिलाएं जो हैं उनके खिलाफ ये अत्याचार होता है। तो और पूरा जो सिस्टम है आदिवासी समाज का वो हेड करते, वो वहाँ के जो पुरुष हैं वो हेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे पहली बात है कि क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ है, कोई भी समाज इस तरह के मुद्दों पे बहुत जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि एक तो महिलाएं हैं वो वीकर सेक्शन से आती हैं, ऊपर गरीबी है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है शिक्षा की कमी। गांव से ये खबर बाहर नहीं निकलती, पूरा समाज इसको सपोर्ट करता है क्योंकि ये किसी महिला के अगेंस्ट में होता है। ज्यादातर केसेस में हमने देखा है या तो महिला अकेली होती हैं या उनकी संपत्ति होती है जिसको हड़पने के लिए इस तरह का किसी को डायन कहा जाता है, ताकि उसके जो संपत्ति है या जमीन है वो हड़प लिया जाए। दूसरी बात ये है कि प्रशासन की अगर हम बात करें तो कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रशासन इंटरफेयर नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि अगर हम इंटरफेयर करें, क्योंकि वो उनके निजी एक व्यवस्था होती है, कानूनी व्यवस्था भी कह लीजिए या धार्मिक व्यवस्था कह लीजिए, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहती है और कोशिश ये रहती है कि उससे निकल लिया जाए या बाहर, क्योंकि उन्हें लगता है ये सारा कुछ वोट बैंक कि अगर प्रशासन स्टेप ले या कोई पार्टी स्टेप ले या सरकार स्टेप ले तो पूरा समाज जो है उनके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन बिल्कुल ढीली पड़ जाती है जी। केसेस अगर आते भी हैं तो ये अपने में ही सुलटा लेते हैं ताकि बाहर के लोग इसमें इंटरफियर नहीं कर।
आदिवासी समाज ये भी समझता है कि ऐसे अगर इंटरफेयर करने लगे, पुलिस आए या ये बात बाहर फैले, तो धीरे धीरे उनके जो एक रिलीजियस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी, और एक समाज व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में अगर कोई पीड़ित है, अगर किसी के अगेंस्ट में ऐसे केसेस हुए भी हैं, उसका अपना परिवार भी पुलिस के पास या प्रशासन के पास नहीं जाता है कंप्लेन में। तो यही वजह है कि आज भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं और इसको एक हत्या या इसको एक अपराध के रूप में नहीं लिया जाता है। बिल्कुल चित्ता, जब भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये कह दिया जाता है कि आदिवासी समाज में ये निहित है। आप ऐसे इलाकों में गई हैं, आपने इस पे ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। क्या सुधार के लिए आदिवासी समुदाय के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही है? क्या रिफॉर्म के लिए कोई डिबेट नहीं हो रही है? देखिए, मैंने पहले भी आपको जो कहा कि ये समाज व्यवस्था को कोई तोड़ना नहीं चाहता है, आदिवासी लोग भी नहीं चाहते जी, क्योंकि ज्यादातर उनका जो समाज भी है वो डिसीजन लेने का जो हक है वो पुरुषों को होता है। महिलाएं आज भी इसमें नहीं इन्वॉल्व की जाती है। दूसरी बात ये है कि आवाज उठती तो है, पर अगर कोई उठाए भी, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं जो इस बात को लेके आवाज उठाती हैं, पर डर इसी बात का रहता है कि उनके खिलाफ भी एक पूरा समाज उनको समाज से बाहर कर दिया जाता है, कई बार उनके नाम में बदनाम भी करते हैं। तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन है ये समाज से ही उठना चाहिए। सबसे दुख की बात ये है जो पढ़े लिखे लोग हैं इस समाज के, उन्होंने आज तक कभी इसके बारे में ना चर्चा की और ना आवाज उठाई उस तरह से। देखिए, हमारे पास कानून जरूर हैं, इसके अगेंस्ट में कानून बने हुए हैं, पर अगर कोई रिपोर्ट ना करे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये रिपोर्ट ही नहीं हो पाती, और जो पढ़े लिखे जो तबका है वो भी इस बात को लेके कोई आवाज नहीं उठाती। उन्होंने ऑलमोस्ट अपने आप को इन चीजों से अलग रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, काफी हद तक लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अफसर हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, पर हमने आज तक किसी एक जगह किसी इस मुद्दे पे किसी ने कोई बहुत बड़ा एक फैसला लिया हो या लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत महसूस, ऐसा हमने देखा नहीं है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि कानून मौजूद हैं और समाज में पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी वो इसके खिलाफ बोलने से कतराते हैं, कोई कदम उठाने से कतराते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब कानून मौजूद हैं फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार हम देखते हैं अलग अलग इलाकों से, और दूसरा ये कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सफलता मिलती नहीं दिखती है। देखिए, जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। ये किसी भी रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ी हथियार के रूप में हम देखते हैं, पर उसके साथ साथ कानूनी एक जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसकी भी बहुत जरूरत है, क्योंकि कानून बने हुए हैं। इसको एक अपराध के रूप में देखना चाहिए, इसको एक हत्या के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल, हम उसको बार बार अगर ये कहें ये एक हिस्सा है आदिवासी समाज के, इस तरह से तो आदिवासी समाज की कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ गलत चीजें भी हो रही हैं जो मॉडर्न टाइम्स के साथ बदलने की जरूरत है जिनको, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अगर हम इस बात को लेके चलेंगे, प्रशासन अगर ये सोच के चलेगी कि भैया ये आदिवासी समाज का एक हिस्सा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये आदिवासी लोग हैं, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में नहीं है, क्योंकि ये गरीब हैं, इस वजह से ऐसी हत्याएं जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस, हमने देखा, हम झारखंड गए थे, ऐसे कई परिवार से हम मिले जिनके एक परिवार में हम गए जहां उनकी अपनी माँ की डायन के नाम पे उनकी हत्या हुई। आज तक जो मेन अपराधी है उसको अभी तक उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था जब हम गए थे। वजह यही थी कि पुलिस आई, उनके जो पंच होते हैं उनसे बातचीत की और ये वापस चली गई। इसका मतलब ये है कि ये लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, अगर ऐसे राज्य में ये इस तरह की घटनाएं घटे तो मेरे ख्याल से ये जागरूकता के साथ साथ जो कानूनी कार्रवाई करने की जो जरूरत है ये नहीं हो पा रही। पॉलिटिकल पार्टीज
जो वहाँ पे काम करते हैं उनको ये कदम उठाना चाहिए बिल्कुल। और जागरूकता फैलाना चाहिए इनके समाज में। पढ़े लिखे जो तबका है, पढ़े लिखे लोग जो हैं, इनको इस पे रोल लेना चाहिए, भूमिका लेनी चाहिए, पर ये हो नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे, अभी पहले बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं होता था, कम से कम आजकल थोड़ा बहुत रिपोर्ट हो रहा है। पुलिस को इसके बारे में और सेंसिटिव होना चाहिए। ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ये कोई समाज व्यवस्था के एक अंग नहीं हो सकता है। ये अपराध है और इसको अपराध की तरह ही देखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चित्ता, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और अब पश्चिम बंगाल से चलते हैं असम। असम में धर्मांतरण के खिलाफ हजारों आदिवासियों ने रैली निकाली। खबरों में ये दावा किया गया है कि राज्य के लगभग सभी जनजातियों के प्रतिनिधि, मसलन बोडो, राभा, मिशिंग, डिमासस, तिवास, कार्बी, चाय जनजाति और सोनोवाल कचारी एक दिवसीय चलो दिसपुर कार्यक्रम में शामिल हुए। राजधानी गुवाहाटी में जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया था। संगठन ने दावा किया कि आदिवासी जनजातियों के लोग अनैतिक धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण धर्मांतरित लोगों को अपनी पारंपरिक संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ा है। संगठन ने मांग की कि अनुसूचित जनजाति के लोग जो अन्य धर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें एसटी सूची से हटा दिया जाना चाहिए। आयोजकों ने कहा कि वो इस मांग को लेकर जल्द ही असम के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अलग अलग ज्ञापन भेजेंगे। सिर्फ असम ही नहीं, देश के कई और राज्यों के आदिवासी इलाकों में आरएसएस से जुड़े संगठन धर्मांतरण का मुद्दा उछाल रहे हैं। शनिवार को ओडिशा के 26 जिलों के हजारों आदिवासियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में रैली निकाली। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले 62 समुदायों के सदस्यों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया गया और संविधान के अनुच्छेद 342 में उचित संशोधन की मांग की गई। इस बीच त्रिपुरा से बड़ी खबर आई है। दक्षिण त्रिपुरा जिले में पीने योग्य पानी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए। सोमवार को त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद के तहत बिलोनिया ऋष्यमुख ब्लॉक के मनीरामपुर वन बिहारी गांव के लोगों ने पानी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इन लोगों ने राज्य के जोलाईबाड़ी नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोग पानी भरने के बर्तन लेकर सड़क पर उतरे और सड़क पर अपने बर्तन रखकर सड़क को रोक दिया, जिसके चलते करीब 5-6 घंटों के लिए नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत इन्हें पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। काफी समय से इन्हें पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है। लोगों ने बताया कि बहुत दिनों से वो जल विभाग के अधिकारियों को इस बारे में बता रहे थे, लेकिन अब तक किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। हालांकि आज चक्का जाम के दौरान जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायत सुनी। अधिकारियों ने लोगों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। और आखिर में बात करते हैं आदिवासी छात्रों को मिलने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पाने वाले SC/ST के छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। एक संसदीय पैनल ने ये बात कही है। संसदीय पैनल ने कहा कि ये आंकड़े काफी निराशाजनक हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठनों में साल 2017-18 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले SC/ST के लाभार्थियों की संख्या 10,234 थी, जो 2018-19 में 10,195 हो गई। साल 2019-20 में ये संख्या घटकर 9,892 पर आ गई और साल 2021-22 में 7,436 रह गई। ऐसे में इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि संसदीय पैनल की रिपोर्ट पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जवाब दिया और कहा कि माता पिता की आय सीमा 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की सीमा घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है।
केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के माता पिता ज्यादातर सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जिनकी आय अनजाने में ही पार हो जाती है। इस पर संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि मंत्रालय द्वारा आय सीमा में वृद्धि पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, ओडिशा में पहाड़ी आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश 2005 से लंबित है। पिछले 2 दशक से सरकार इस मामले पर फैसला नहीं कर रही है। ये इस समुदाय के साथ नाइंसाफी है। आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। इसके जवाब में सबसे ज्यादा यानी 78% लोगों ने माना कि सरकार को इस मामले में तुरंत फैसला करना चाहिए, जबकि 19% के मुताबिक सरकार को एक समुदाय की बजाय समग्रता में इस मुद्दे को देखना होगा। वहीं 4% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? शनिवार को ओडिशा के पहाड़िया समुदाय के एक समूह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक से मुलाकात की। इस दौरान समुदाय ने उन्हें अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति बताई। समुदाय ने उन्हें एसटी सूची में शामिल करने की मांग की। इस मुलाकात के बाद अनंत नायक ने कहा कि पहाड़िया अति पिछड़े हैं। उनकी उत्पत्ति, चरित्र और सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आदिवासी स्थिति की उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान को पहाड़िया समुदाय का अध्ययन करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। ओडिशा के पहाड़िया समुदाय की एसटी स्टेटस की मांग दशकों पुरानी है। ओडिशा के नुआपाड़ा, नबरंगपुर, कालाहांडी, बलांगीर और बरगढ़ जिलों में रहने वाले इस समुदाय की आबादी लगभग 12,000 है। राज्य में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में उनके अपने समुदाय के सदस्यों को आदिवासियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। साल 2005 में ओडिशा सरकार ने केंद्र से इस समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। तब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली जनजाति सलाहकार परिषद ने ये सिफारिश की थी, लेकिन लगभग 2 दशक के बाद भी ये मुद्दा केंद्र सरकार के पास लंबित है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी के बारे में। त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में आज महारानी कंचन प्रभा देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया। त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्वायत्त जिला परिषद के कार्यकारी सदस्य भवरंजन रियांग, कंचनपुर से टिपरामोथा के विधायक फिलिप कुमार रियांग और नॉर्थ जोनल चेयरमैन दीपाली रियांग शामिल हुए। महारानी कंचन प्रभा देवी की मूर्ति उरी छेरा इलाके में लगाई गई है। दरअसल कंचनपुर को उन्हीं के समय में बसाया गया था। ये इलाका रियांग समुदाय के लिए भी जाना जाता है। 26 साल पहले जातीय समस्याओं के कारण मिजोरम से त्रिपुरा आए रियांग समुदाय के लोगों को कंचनपुर में बसाया गया। महारानी कंचन प्रभा त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर देव वर्मा की पत्नी थी। 17 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था। सन 1947 में महाराजा वीर विक्रम की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी कंचन प्रभा पर आ गई थी। उन्होंने त्रिपुरा के भारत में विलय पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के प्रयासों के चलते सन 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। इसके बाद सन 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। उन्होंने त्रिपुरा राज्य में भारत के विभाजन से जुड़े शरणार्थियों और हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अगरतला में एमबीबी कॉलेज की स्थापना भी की थी। 15 फरवरी 1989 को महारानी कंचन प्रभा देवी का निधन हो गया था। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन।
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।